अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गुज़िश्ता कुछ दिनों से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के लॉज़ में जो चेंजेस सजेस्ट की गई हैं और पार्लियामेंट ने इसको कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया है और अभी ये लॉ बनने वाले हैं और ये लॉ बनने से पहले कौमी असम्बली और सेनेट में जाएंगे, वहाँ इस पर डिबेट्स होंगी और ये उसके बाद इनकी अप्रूवल का फ़ैसला होगा। लेकिन ये जो हालिया तब्दीलियां हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट 1956 में, उस हवाले से जो चहमगोइयाँ हो रही हैं, जो डिस्कशंस हो रही हैं, डिबेट्स हो रही हैं, एक तरफ नाकदीन हैं जिनका ख्याल ये है कि खुदा न खास्ता स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की बजाय, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की बजाय अब IMF के नीचे किया जा रहा है। अब ये पाकिस्तान में किसी को रिपोर्टेबल नहीं होंगे और इस तरह जो मुल्क के एक इदारे की जो इंडिपेंडेंस है वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट से हटा के इंटरनेशनल इदारे के गिर्द कर दी गई है। दूसरी तरफ जो इसके हामी हैं उनका ये कहना है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को इंडिपेंडेंट किया गया है। हर तरह के जो पॉलिटिकल प्रेशर है उससे बाहर किया गया है। जो उससे पहले सियासी पार्टियां या गवर्नमेंट इसके अंदर बहुत सारी अमेंडमेंट्स करती थी, बहुत सारी इंटरफेरेंस करती थी। इसमें अपॉइंटमेंट्स जो होती थी वो उनकी मर्ज़ी की होती थी, सियासी अपॉइंटमेंट्स होती थी। अब उससे इसको मुबर्रा किया गया है, उसको बेहतर किया गया है और ऐसी तब्दीलियाँ की गई हैं कि ताकि पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर परफॉर्म कर सके। दूसरी तरफ ये दावा भी किया जा रहा है कि ये अमेंडमेंट्स जो हैं ये इसलिए भी ज़रूरी हैं कि ताकि मुल्क की इकॉनमी में स्टेबिलिटी लाई जा सके और महंगाई को कंट्रोल किया जा सके और बाकी फाइनेंशियल डिसीजंस जो हैं वो इंडिपेंडेंटली और अच्छे तरीके से किए जा सके। ये दोनों तरफ के पॉइंट ऑफ व्यू हैं। तो मैंने सोचा कि इन हालात में वाई नॉट के जो ये अमेंडमेंट्स आ रही हैं इनको डिटेल में डिस्कस किया जाए और बाकी जो व्यूअर्स हैं उन पे छोड़ा जाए कि क्या ये अमेंडमेंट्स मुल्क के लिए बेहतर हैं या नहीं हैं, या कुछ अमेंडमेंट्स जो हैं वो बेहतर हैं, कुछ अमेंडमेंट्स बेहतर नहीं हैं। तो आज मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ क्या चीज़ें तब्दीलियाँ आई हैं, सजेस्ट की गई हैं और अपनी ओपिनियन भी ज़ाहिर दूँगा। सिर्फ यहाँ पे इतना कहना चाहूँगा कि ओवरऑल ऑटोनमी बहुत बेहतर होती है, बहुत अच्छी होती है किसी भी इदारे के लिए, ताकि वो अपने फुल जो कैपेसिटी है, जो कैपेबिलिटीज़ है उन पे परफॉर्म कर सके। लेकिन एट द सेम मोमेंट अगर कोई गलत काम होता है तो हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी बहुत सारे मुकदमात में अदालत के सामने पेश होते हैं। उनके ख़िलाफ़ नैब या दीगर इदारे भी कार्रवाइयाँ करते हैं और पहले भी होती रही हैं इस तरह की कार्रवाइयाँ। कोई मिनिस्टर इसमें उसको अमनेस्टी नहीं है। साबिक वज़ीर आज़म के ऊपर भी केसेस हो रहे हैं, चल रहे हैं। तो यहाँ पे एक ये जो अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस की गई है जिसमें अब ये कहा जा रहा है कि आप कि जो स्टेट बैंक के गवर्नर हैं, डिप्टी गवर्नर हैं या उसके बोर्ड मेंबर्स हैं या इवन ऑफिसर्स और एम्प्लॉइज़ हैं, उनके ख़िलाफ़ भी नैब, FIA या जो दीगर इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज़ हैं वो किसी किस्म का एक्शन नहीं कर सकेंगी, क्योंकि वो ये समझा जाएगा कि ये इन जो भी एक्शन लिया गया है इससे चाहे लॉस हुआ है या कुछ भी प्रॉब्लम हुआ है वो इन गुड फेथ किया गया है, उनकी नीयत ठीक थी, ठीक नीयत में किया गया है। हाँ, अगर ये प्रूव हो जाए कि ये गुड फेथ में नहीं था, उनकी इंटेंशन गलत थी, तो फिर उनके ख़िलाफ़ केस हो सकता है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत बड़ी एमनेस्टी, उनको इम्यूनिटी दी गई है जो कि इस वक्त मेरा ख्याल है किसी को भी इस पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो बहरहाल लेट्स डिस्कस सेक्शन बाय सेक्शन और फिर फैसला करते हैं कि क्या बेहतर है और क्या इसमें ऐसा है जो कि हमारे लिए पोटेंशियली प्रॉब्लम खड़ा कर सकता है फ्यूचर में, और क्या गवर्नमेंट अपने फाइनेंशियल डिसीजंस अब इंडिपेंडेंटली ले सकेगी इन अमेंडमेंट्स के होते हुए। तो मेरे साथ स्टे कीजिएगा और वीडियो लाइक कीजिएगा अगर आपको पसंद आए, अपने वैल्यूबल कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा और अगर हो सके तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। तो मेरे साथ स्टे कीजिएगा एंड तक। तो जो अमेंडमेंट्स है उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। स्टे कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं जी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अमेंडमेंट एक्ट 2021।
तो अब हम जी वन बाय वन इनकी जो सेलिएंट अमेंडमेंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो बैकग्राउंड ये है कि इस वक्त 1956 का स्टेट बैंक का एक्ट चल रहा है और उसके बाद से लेकर अब तकरीबन 70 साल में या 65 साल में बहुत सारी चेंजेस आई हैं इंटरनेशनली। फाइनेंशियल मैनेजमेंट या कैश मैनेजमेंट या फंड मैनेजमेंट जो है वो अब मॉडर्न तरीके से हो रही है। तो इसकी ज़रूरत फील की गई कि जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं, लेटेस्ट रिसर्च है, उससे फ़ायदा उठाया जाए और ताकि इकनॉमिक डेवलपमेंट की जाए। उसमें ये कहा गया कि जो जिन मुल्कों में इंडिपेंडेंट स्टेट बैंक है या सेंट्रल बैंक जहाँ पे इंडिपेंडेंट है वहाँ पे इन्फ्लेशन भी कम है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ज़्यादा है। और हमारे यहाँ जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में या पाकिस्तान में जहाँ पे सेंट्रल बैंक्स गवर्नमेंट के अंडर काम करते हैं और उन पे हर तरह का सियासी प्रेशर होता है, उनमें अपॉइंटमेंट्स मिनिस्टर्स के कहने पे होती हैं, तो वहाँ पे इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल पॉलिसीज़ नहीं बन सकती, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन भी बढ़ती है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी नहीं आती और आपकी करेंसी भी उस तरह स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाती। अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, सबसे पहले हमें ये देखना है कि सेंट्रल बैंक होता क्या है। सेंट्रल बैंक जो है वो आप समझ लें कि तमाम बैंकों का बैंक, यानी कि तमाम बैंक का रेगुलेटर जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। ठीक है। और जैसे मैंने कहा कि 1956 में इसका एक्ट बनाया गया था और उसमें टाइम एंड अगेन इसमें चेंजेस आती रहीं हर बजट में और अदरवाइज़ भी नोटिफिकेशंस के ज़रिए इसमें चेंजेस आती रहीं, लेकिन कोई मेजर रिवीजन जो ओवरहालिंग जिसको कहते हैं वो नहीं हो सकी। हालांकि 1994, 97, 2012 और 2015 में इसमें काफ़ी सारी चेंजेस की गई, लेकिन स्टिल एक जो मेजर ओवरहॉलिंग की ज़रूरत थी वो नहीं हो पाई थी, तो इसलिए ये अमेंडमेंट प्रपोज की गई हैं। अच्छा, अब इसका ऑब्जेक्टिव जो उन्होंने डिफ़ाइन किया है वो ये है कि इम्प्रूव द फंक्शनल एंड इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स, यानी इसको फंक्शनली और इंस्टीट्यूशनली इसको इंडिपेंडेंट किया जाए ताकि ये अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सके। दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव जो उन्होंने रखा था, स्ट्रेंथन इट्स अकाउंटेबिलिटी इन अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव। दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि ऑब्जेक्टिव जो डिफाइंड हैं स्टेट बैंक के, उसकी अचीवमेंट में अकाउंटेबिलिटी आ सके, एहतसाब हो सके। अब हम ज़रूर इस पर देखेंगे कि इसमें एहतसाब का फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट है और कितना ख्याल रखा गया है इसमें। और तीसरा जो उसमें मेन चीज़ है वो ये कि इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की हैं उनको इनकॉर्पोरेट करना। तो हम आगे देखते हैं जी कि चेंजेस क्या क्या हैं जी। अब पर्पस इसमें जो उन्होंने बताया है सबसे पहले वो ये है कि क्लियरली डिफाइन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान टू इम्प्रूव इट्स अकाउंटेबिलिटी। पहली चीज़ उन्होंने कहा है कि जो ऑब्जेक्टिव्स को क्लियरली डिफाइन करना ताकि अकाउंटेबिलिटी हो सके, एहतसाब हो सके। फिर आउटलाइंस एसपीपीज फंक्शंस इन लाइन विद द ऑब्जेक्टिव्स। फिर जो इसकी रोशनी में जो आपके ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन होंगे उनकी रोशनी में इसके फंक्शंस को अलाइन करना ताकि ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो सके। तीसरा उन्होंने कहा कि प्रोवाइड नेसेसरी फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू हेल्प अचीव ऑब्जेक्टिव्स। तो इन्हें ऑब्जेक्टिव्स की अचीवमेंट के लिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज यानी बजट एलोकेट करना। तीसरा ये इंक्रीज फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट बैंक। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की फंक्शनल और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी यानी इंडिपेंडेंस को बरकरार रखना, ये वो पॉइंट है जिस पे हमें डिस्कस करना है और जिस पे बहुत डिस्कशन हो रही है आजकल। और पांचवा इसका जो पर्पस है वो है इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी इन ऑपरेशंस ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो ट्रांसपेरेंसी लेकर आना, शफाफियत लेकर आना, ये उसका पांचवा ऑब्जेक्टिव है। और छठा ऑब्जेक्टिव जो है स्ट्रेंथन अकाउंटेबिलिटी बाय मेकिंग ओवरसाइट फंक्शन स्ट्रॉन्गर। तो ओवरसाइट फंक्शन यानी कि इसका जो ऑडिट है उस फंक्शन को स्ट्रेंथन करना, उसको मजबूत करना, ठीक है, और इन्हांस करना
रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स। तो रिपोर्टिंग जो रिक्वायरमेंट हैं, जो आजकल नई रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके मुताबिक इसकी रिपोर्टिंग को भी बेहतर करना है। तो ये उसका पर्पस था। तो अब हम वन बाय वन देखते हैं कि इसमें चेंजेस क्या प्रपोज की गई हैं। अब हम ये देखते हैं जी कि ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करने के लिए, यानी स्पेसिफिकली डिफाइन करना जो है, उससे अकाउंटेबिलिटी अचीव होती है। ये स्टेट बैंक का ऑब्जेक्टिव है। और उसमें वो कह रहे हैं कि जी पहले जो हमारा एग्जिस्टिंग लॉ था उसमें मॉनेटरी स्टेबिलिटी और फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, ये इसका ऑब्जेक्टिव था। और सेकंड जो अब ऑब्जेक्टिव लेकर आ रहे हैं वो ये पहला ऑब्जेक्टिव है डोमेस्टिक प्राइस स्टेबिलिटी, यानी कि कीमतों को स्टेबल रखना। दूसरा ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, तो फाइनेंशियली स्टेबल करना। तीसरा सपोर्ट गवर्नमेंट्स इकोनॉमिक पॉलिसीज टू फोस्टर डेवलपमेंट एंड फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि आपके जो ज़राए आमदन हैं, जो आपके रिसोर्सेज हैं, उनको फुल यूटिलाइज करते हुए जो गवर्नमेंट की इकोनॉमिक डेवलपमेंट की पॉलिसी है उसको सपोर्ट करना। ये तीन उसके ऑब्जेक्टिव्स अब डिफाइन किए गए हैं। अब सेकंड जो था, इन ऑर्डर टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स एसपीपी फंक्शंस आर बीइंग सूटेबली अलाइंड। एग्जिस्टिंग वो कह रहे हैं जी करंट लॉ के अंदर जो है ना वो कोई डिफाइंड नहीं था कि फंक्शंस ऐसी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के किस तरह अलाइंड होंगे। तो वो डिस्पर्स किस्म के थे, मुख्तलिफ एज एंड वन रिक्वायर्ड बेसिस पे चल रहा था। अब वो ये कह रहे हैं कि जी collated under a new section after refinement and discontinuation of certain functions, जैसे काफी फिजिकल ऑपरेशंस हैं उनको वो ख़त्म करके, तो अब वो रिफाइंड किस्म के ऑपरेशंस को लेकर आ रहे हैं, फंक्शंस को लेकर आ रहे हैं। ठीक। और उसके बाद वो कहते हैं फिर फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बात है। इस वक्त जो अथराइज कैपिटल है 100 मिलियन रुपीस है स्टेट बैंक का, और प्रपोज ये किया जा रहा है कि अथराइज कैपिटल 500 बिलियन, यानी कि 100 मिलियन से 500 बिलियन तक अथराइज कैपिटल होगा, और पेड अप कैपिटल 100 बिलियन। तो आप ये समझ सकते हैं कि कितना बड़ा फाइनेंशियल रिसोर्स इसमें ऐड किया जा रहा है। तो इसका कैपिटल होगा बाकायदा जैसे कंपनीज का होता है। अब उसके बाद है जी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इज बीइंग प्रोवाइडेड विद सफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अब उसमें ये कर एग्जिस्टिंग कोई भी इसमें नहीं है कि कैपिटल एंड रिजर्व्स कितने होने चाहिए। प्रपोज वो ये कर रहे हैं कि पेड अप कैपिटल एंड जनरल रिजर्व्स टू इंक्रीज टू 8% ऑफ मॉनेटरी लायबिलिटीज ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान थ्रू रिटेंशन ऑफ 20% ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स ईच ईयर। वो कह रहे हैं जी 20% ऑफ प्रॉफिट्स जो है हर साल हम रिटेन करेंगे, और 8% जो उसकी फंड जो लायबिलिटीज हैं उसके बराबर पेड अप कैपिटल और रिजर्व्स इसके होनी चाहिए, यानी इसकी रिजर्व बैकिंग जो है वो 8% होनी चाहिए, 8% से इंक्रीज करनी चाहिए। अब 8% तक अचीव करना है इन्होंने, इस वक्त कोई ऐसी पॉलिसी अवेलेबल नहीं है। और जनरल रिजर्व जो होंगे वो यूटिलाइज होंगे फॉर इंक्रीजिंग कैपिटल और कवर लॉसेस। इसके अलावा जनरल रिजर्व कहीं और यूज नहीं हो सकेंगे, वो पिछले लॉसेस को कवर करने के लिए या आपने जो कैपिटल इंक्रीज करना है उसको इंक्रीज करने के लिए इस्तेमाल होंगे। और उसमें फर्दर ये है कि रिकैपिटलाइजेशन, उन्होंने कहा जी इस एग्जिस्टिंग कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है। प्रपोज किया उन्होंने कहा है कि इफ कैपिटल जनरल रिजर्व फॉल बिलो जीरो, यानी नेगेटिव अगर हो जाए कैपिटल या रिजर्व मिलके ओवरऑल बैलेंस शीट में, तो फिर क्या होगा। द बोर्ड टू प्रिपेयर अ रिपोर्ट ऑन कॉजेज एंड एक्सटेंट ऑफ शॉर्टफॉल। तो बोर्ड जो है, स्टेट बैंक का जो बोर्ड है, वो इसकी रीजंस की एक रिपोर्ट बनाएगा, कितनी शॉर्टफॉल है और उसकी रीजंस क्या हैं। और फेडरल गवर्नमेंट स्टेट बैंक को ट्रांसफ़र करेगी जितना भी शॉर्टफॉल है, कैश में या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की सूरत में, ताकि उसका पेड अप कैपिटल जो है वो रिस्टोर हो सके। यानी कि अगर स्टेट बैंक को लॉस हो जाता है, उसका कैपिटल फॉल कर जाता है जीरो पे या इवन नेगेटिव चला जाता है, तो फेडरल गवर्नमेंट जितना भी शॉर्टफॉल है उसको कवर करने के लिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज देगी, यानी कैश देगी। अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स क्या है, प्रॉफिट किधर जाते हैं। अब ये कि जी इस वक्त एग्जिस्टिंग जो लॉ है उसके मुताबिक
गवर्नमेंट जैसे चाहे उसको यूटिलाइज कर सकती है, यानी गवर्नमेंट की अप्रूवल से फंड यूटिलाइज होते हैं जो प्रॉफिट्स हैं। अब जो प्रपोज किया जा रहा है वो ये है कि एक फार्मूला बनाया जा रहा है, टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन द बैंक लॉ, अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। तो अब एक फार्मूला डेवलप किया जाएगा इस एक्ट में, जिसके तहत गवर्नमेंट से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं, जैसे बैंक मुनासिब समझेगा वैसे वो प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। यानी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फाइनेंशियल डिसीजन जो किए गए हैं वो ये है, पहला तो ये है कि इसका कैपिटल जो अथराइज कैपिटल है वो 50 टाइम्स बढ़ा दिया गया है, जो पेड अप कैपिटल है वो 10 टाइम्स बढ़ा दिया गया है। इसकी जो रिजर्व्स हैं वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान डिसाइड करेगा कि इसको कहाँ यूटिलाइज करना है, और अगर कैपिटल में कमी होगी तो गवर्नमेंट फंड करेगी, और अगर जो उसका प्रॉफिट है वो बोर्ड डिसाइड करेगा कि इसको कहाँ यूटिलाइज करना है। ठीक है, अब बात यह है कि यानी कि फंड गवर्नमेंट करेगी, लेकिन इसके जो प्रॉफिट्स हैं, इसके जो रिजर्व्स हैं, इसके जो लोन्स आगे किसको देना है, गवर्नमेंट को कितनी फंडिंग करनी है, ये बोर्ड फैसला करेगा कि हमने करनी है या नहीं करनी। तो ये वो पॉइंट है जो हमें बहुत ज़्यादा चुभता है, जो हमें फील होता है कि ये एक ऐसी अमेंडमेंट है जिसमें गवर्नमेंट को जब फंडिंग की ज़रूरत होती है लोकल बैंक से या स्टेट बैंक से, तो हो सकता है कि स्टेट बैंक इसमें इनकार कर दे, वो कहे जी हमारे रिजर्व तो किसी और पर्पज़ के लिए हैं, हम आपको फंडिंग नहीं कर सकते। और स्टेट बैंक की अपनी गलत पॉलिसियों की वजह से अगर लॉस हो जाए तो उसमें स्टेट बैंक ये कह दे जी कि आप हमें फंड करें, हमारा कैपिटल पूरा करें। मतलब 500 बिलियन या 100 बिलियन जो आपका पेड अप कैपिटल है वो कम होकर ज़ीरो हो जाता है, तो स्टेट बैंक गवर्नमेंट से कहेगा जी हमें 100 बिलियन दें ताकि हम अपना कैपिटल पूरा करें। या इवन लॉस अगर हो जाता है 20 बिलियन का तो 120 बिलियन गवर्नमेंट दे ताकि इस लॉस को पूरा करके अपना कैपिटल जो है वो बराबर कर दिया जाए। तो ये एक पॉइंट है जिसपे इकोनॉमिस्ट जो है वो भी एतराज़ कर रहे हैं, हमें भी इस पर एतराज़ है। अब गवर्नमेंट बोरोइंग की नेक्स्ट बात उन्होंने की है कि लिमिटेड गवर्नमेंट बोरोइंग दैट इज़ ज़ीरो नेट क्वार्टरली बोरोइंग। इस वक्त जो बोरोइंग है वो गवर्नमेंट करती है, क्वार्टरली बाइंग करती है, बोरोइंग करती है, लोन लेती है स्टेट बैंक से, और जो कि क्वार्टर के एंड पे ज़ीरो कर दिया जाता है और फिर नए लोन्स ले लिए जाते हैं। और इस वक्त बहुत सारा लोन, इंटरनल लोन जो हमारा वो है, हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने स्टेट बैंक को देना है, तो हम दो तरह की बोरोइंग करते हैं। एक हमारी बोरोइंग IMF और दूसरे इंटरनेशनल इदारों से होती है, और एक हमारी लोकल बैंक से और स्टेट बैंक से होती है। तो अब उसमें ये पॉलिसी बनाई गई है कि गवर्नमेंट को किसी किस्म की कोई बोरोइंग, कोई लोन नहीं दिया जाएगा। तो ये अनदर पॉइंट है नोट करने वाला कि अब गवर्नमेंट की बोरोइंग जो है वो लोकल नहीं हो सकेगी। इसका मतलब हमें अब बोरोइंग के लिए हमें जो पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, हमें इंटरनेशनली जाना पड़ेगा, मुल्क से बाहर जाना पड़ेगा। IMF, वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक और इस तरह के इदारों के पास हमें जाना पड़ेगा, और जिसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स आप देख रहे हैं, पहले भी फेस करना पड़े हैं और आगे भी हमारे ऊपर प्रेशर पड़ते हैं। और अभी जो सेकंड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस आया है उसमें आप देखें कि बहुत सारी एग्जामेशन सब्सिडीज़ ख़त्म कर दी गई हैं, और बिजली के बिल, पेट्रोल की प्राइसेस और बाकी चीज़ें हमें महंगी करनी पड़ती हैं एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ IMF एंड इंटरनेशनल फंडिंग एजेंसीज। उसके बाद है जी कि जो कॉस्टली फाइनेंशियल ऑपरेशंस हैं वो मैंने आपको बताया था कि वो डिसकंटिन्यू हो रहे हैं। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग लॉ जो है उसके मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कॉस्टली फिस्कल ऑपरेशंस करता है, जिसमें छोटे छोटे लोन्स हैं, रूरल क्रेडिट्स हैं, छोटी स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को क्रेडिट जो दिए जाते थे, एक्सपोर्ट के क्रेडिट्स होते थे, लोन गारंटीज दी जाती थी, हाउसिंग के क्रेडिट्स दिए जाते थे, और ये स्टेट बैंक देता था गरीबों के लिए, छोटे बिजनेसमैन के लिए, या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो इंडस्ट्रीज थी उनके लिए। तो अब जो प्रपोज किया गया है, जो अमेंडमेंट आई है, वो ये है कि ये किसी किस्म के कॉस्टली फिस्कल ऑपरेशंस यानी लोन या क्रेडिट्स जो है वो नहीं दिए जाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा है, हाउएवर refinancing facilities which State Bank of Pakistan has used to support access to credit in underserved sectors shall still allowed। तो जो एग्जिस्टिंग उनकी फैसिलिटीज़ हैं उनकी रीफाइनेंसिंग जो है वो कंटिन्यू रहेगी, यानी कि जो चल रहे हैं वो चलते रहेंगे, लेकिन नया किसी किस्म का कोई क्रेडिट नहीं दिया जाएगा। तो ये भी एक देख लें कि एक तरफ वो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं,
एक तरफ वो ऑब्जेक्टिव उनका ये है कि जी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जाए, प्राइसेस को स्टेबलाइज किया जाए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाई जाए, और दूसरी तरफ जो है वो जो बिजनेसमैन हैं, ये जो एक्सपोर्ट करने वाले लोग हैं, उनको लोन गारंटीज़ या हाउसिंग, या जो गरीब लोग हाउसिंग लेना चाहते हैं, घर लेना चाहते हैं, उनकी फाइनेंसिंग बंद की जा रही है और इस पर किसी किस्म का आप गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकती। उसके बाद है जी फंक्शनल या इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इज़ आल्सो बीइंग स्ट्रेंथेंड, चेंज्ड मैकेनिज्म फॉर कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टेट बैंक एंड गवर्नमेंट। अच्छा, अब ये है कि चूंकि वो इंडिपेंडेंट हो रहा है, अपना कैपिटल उसका है, अपने डिसीजंस वो करेगा, किसी किस्म की गवर्नमेंट को फंडिंग नहीं करेगा, कोई बोरविंग की इजाज़त नहीं देगा गवर्नमेंट को, और बिजनेस को भी वो फंडिंग ऑलमोस्ट बंद कर रहा है, तो फिर गवर्नमेंट का और स्टेट बैंक का रिलेशनशिप क्या होगा? ठीक है ना। यानी कि ये तो मैं समझता हूँ कि स्टेट विद इन स्टेट का कॉन्सेप्ट इस पे लागू होता है, क्योंकि जब गवर्नमेंट को वो फंडिंग नहीं कर रहे, गवर्नमेंट उसको पूछ नहीं सकती। आगे आने वाले सेक्शन में मैं आपको बताता हूँ कि उसमें गवर्नमेंट इवन उनको कुछ भी नहीं पूछ सकती, वो इवन गलत भी कर दें, बेड़ा गर्क कर दें, तब भी उनको पूछा नहीं जा सकता। एग्जिस्टिंग ये है जी कि मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज कोऑर्डिनेशन बोर्ड है जो गवर्नमेंट और स्टेट बैंक के दरमियान कोऑर्डिनेशन करता है। और जो आगे लॉ चेंज हो रहा है, जो प्रपोज्ड है, उसमें यह कि गवर्नमेंट एंड मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस टू एस्टैब्लिश लाइसेंस, यानी कि मिनिस्टर जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो कोऑर्डिनेशन करेगा, गवर्नर और मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस आपस में 1 to 1 कोऑर्डिनेशन करेंगे। गवर्नर एंड द फाइनेंस मिनिस्टर शैल एस्टैब्लिश अ क्लोज लाइसेंस विद ईच अदर एंड शैल कीप ईच अदर फुल्ली इन्फॉर्म्ड on all matters which jointly concern the bank and the finance division। तो अब गवर्नर स्टेट बैंक और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या मिनिस्टर फॉर फाइनेंस ये आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, यानी कि स्टेट बैंक का जो वो काम है, अब वो सिर्फ बताना है कि जी हमने ये कर दिया है, ठीक है, और ये हमारी पॉलिसी है। अब ये वर्किंग रिलेशन सिर्फ रह गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे दो मुल्कों के रिलेशंस होते हैं कि एक मुल्क कहता है जी हम अब ये वाली पॉलिसी लेकर आ रहे हैं, और वो दूसरे अपने दोस्त मुल्क को कहता है चले यार ये आपको भी हम इन्फॉर्म कर रहे हैं कि हम ये वाली चेंज ला रहे हैं। पहले ये था कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो फिस्कल पॉलिसी होती थी उसको इम्प्लीमेंट करता था स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, अब वो अपनी पॉलिसी लेकर आएगा। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोविजन है जो चेंज आई है। फंक्शनल इंस्टीट्यूशन ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट बैंक इज ऑल्सो बीइंग स्ट्रेंथेंड। ये 4 नंबर है। एक्शन इन गुड फेथ एंड इंडेमनिटी। एग्जिस्टिंग लॉ में every person in the service of the state bank shall be deemed to be a public servant within the meaning of section 21 of Pakistan Penal Code। तो पाकिस्तान पीनल कोड की सेक्शन 21 कहती है कि स्टेट बैंक का हर एम्प्लॉय जो है वो गवर्नमेंट का सर्वेंट या पब्लिक सर्वेंट कहलाएगा, और उस पर वो तमाम कानून अप्लाई होंगे जो किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट पे अप्लाई होते हैं। और अब जो चेंज किया गया, नो सूट प्रोसिक्यूशन एंड एनी अदर legal proceeding including damages should lie against the bank, board of directors, members thereof, governor, state deputy governor, member of any board committee and monetary policy committee, officers and employees of the bank for any act or commission or omission done in exercise or performance of any function, power or duty conferred or imposed by or under this act upon such person or any rules and regulations made thereunder, any legislation administered by the bank, unless such act is done in bad faith and with malafide intention। यानी कि अब वो कह रहे हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का बोर्ड, उसके बोर्ड मेंबर्स, उसके गवर्नर, डिप्टी गवर्नर, मेंबर्स ऑफ जो उनकी कमेटीज़ हैं, उनके मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इसके ऑफिसर्स और इसके सारे एम्प्लॉइज यानी चपड़ासी तक के खिलाफ किसी किस्म का कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता, चाहे वो कोई ओमिशन करें, कोई गलती करें, कोई अपने फंक्शन करते हुए ऐसा ब्लंडर कर दें, कोई ऐसा इकोनॉमिक डिसीजन कर दें जिससे पाकिस्तान को बहुत बड़ा लॉस हो जाए, तो उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा
अनलेस सच एक्ट इज डन इन बैड फेथ एंड विद मैलाफाइडी। अब ये डिफाइन करना पड़ेगा जी, ये जो कुछ भी किया गया था इसके पीछे इनकी नीयत खराब थी, ठीक है, इनका इरादा गलत था, ये मुल्क को जानबूझ कर नुकसान पहुंचाना चाह रहे थे, या ये पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल पॉलिसी है उसको जानबूझ कर ख़राब करना चाह रहे थे। अब ये देख लें कि जनरली सेइंग, ये तो खैर एक इन्होंने बीच में डाला है कि ये प्रूव करना बड़ा मुश्किल होता है कि जी इनकी नीयत ख़राब थी। वो कहीं नहीं, हमने नीयत ठीक रखी थी, बट ये है कि लॉस हो गया, या हमने कोई ऐसा फैसला कर दिया जिसके मुल्क पे बहुत बुरे असरात पड़े हैं, लेकिन हमारी नीयत ठीक थी, तो उनको कुछ नहीं कहा जा सकेगा किसी कोर्ट ऑफ लॉ में, किसी इवन गवर्नमेंट उसको नहीं पूछ सकेगी, उसको फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं पूछ सकेगी, और उसको कोई FIA, नैब या कोई कोर्ट ऑफ लॉ, इवन सुप्रीम कोर्ट उनको कुछ नहीं कह सकती। तो ये वो प्रोविजन है, ये वो एक्शन है, ये वो अमेंडमेंट है जिसके ऊपर पूरा पाकिस्तान बहुत कंसर्न्ड है, और सोशल मीडिया पे और हर जगह लोग इस पे एतराज़ कर रहे हैं। इवन एक्सपर्ट्स जो हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, ये जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं, वो भी कह रहे हैं कि आप क्या चाह रहे हैं, क्या आप चाह रहे हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो अब पाकिस्तानी गवर्नमेंट के अंदर काम नहीं करेगा, पाकिस्तान के जो जस्टिस के इदारे हैं उनके नीचे ये काम नहीं कर रहा होगा, इनकी कोई अपनी हुकूमत होगी, इनका अपना लॉ होगा, सिर्फ वही उन पे अप्लाई होगा। अगर वो बोर्ड चाहेगा तो उनको कोई किसी एम्प्लॉई ने अगर गलत किया है तो उसको किसी किस्म का कोई एक्शन ले सकेगा, कोई अदालत, कोई एजेंसी उनके खिलाफ किसी किस्म का एक्शन नहीं ले सकेगी। और ये मैलाफाइडी और जो इन्होंने बात की है बैड फेथ की, इसको प्रूव करना वैसे ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके बाद ऑटोनॉमी के ऊपर ये है एक्शन इन गुड फेथ एंड इंडेमनिटी, इसके ऊपर फर्दर ये है द गवर्नर, डिप्टी गवर्नर, डायरेक्टर, मेंबर्स ऑफ एनी बोर्ड, कमेटीज एंड मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ऑफिसर्स, एम्प्लॉयज ऑफ द स्टेट बैंक shall not be liable in their personal capacity for any act of commission or omission done in their official capacity in good faith, and in case of any such proceedings as mentioned in subsection 1, they shall be indemnified by the bank, which shall bear all expenses thereof till final decision of the case. अगेन वो सारे यानी गवर्नर से लेकर चपड़ासी तक तमाम लोग हर किस्म का जो उनका फैसला है पर्सनल कैपेसिटी में जो वो फैसला करेंगे, ठीक है, यानी एक बंदा अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कोई फैसला करता है जिससे हमारी कौम को, हमारे मुल्क को नुकसान होता है इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, तो उनसे नहीं पूछा जा सकेगा। उसके ओमिशन, कमीशन, कोई गलती, कोई उनसे ख़ता हो जाए, कोई मामला गड़बड़ हो जाए, ठीक है, उनको हर किस्म की सज़ा से, हर किस्म के केस से, हर किस्म की प्रोसीडिंग से उनको मुबर्रा करार दे दिया गया। और अगर उनके खिलाफ कोई केस होता है, अव्वल तो हो नहीं सकता, अगर होता है तो स्टेट बैंक उसके सारे खर्चे जब तक इसका फैसला नहीं हो जाता वो बेयर करेगा। यानी एक चपरासी ने कोई गलत काम किया, एक गवर्नर ने कोई गलत काम किया है, उसके खिलाफ कोई केस अगर हो गया तो उसके फैसला होने तक तमाम एक्सपेंसेस स्टेट बैंक ऑफिशियली बेयर करेगा, उसकी पर्सनल ज़ात के ऊपर किसी किस्म का कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं पड़ेगा। फिर नेक्स्ट कह रहा है नो एक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और प्रोसीडिंग शैल बी टेकन बाय नैब, FIA और प्रोविंशियल लेजिस्लेशन एजेंसी, ब्यूरो, अथॉरिटी और इंस्टीट्यूशन बाय वट एवर नेम कॉल्ड विदाउट प्रायर कंसेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ स्टेट बैंक। लाइन जनाब, ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट, बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की अमेंडमेंट आई है कि गवर्नमेंट का कोई इदारा, कोई एजेंसी, चाहे वो नैब हो, FIA हो, इवन आपकी कोई और एजेंसी हो, कोई ब्यूरो, जैसे किसी किस्म के जो ब्यूरो प्रोविंशियल हैं या फेडरल ब्यूरोज हैं जो इन्वेस्टिगेशन के लिए गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं, बाय वट एवर नेम कार्ड, जिस नाम से भी कोई इन्वेस्टिगेशन इदारा है, वो कोई किसी किस्म की एक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता विदाउट अप्रूवल ऑफ द बोर्ड। यानी उसने कोई इंक्वायरी करनी भी है तो पहले बोर्ड को लिखेगा जनाब हम ये इंक्वायरी करना चाहते हैं, बोर्ड कहेगा नहीं जनाब आप ये इंक्वायरी नहीं कर सकते, तो वो इंक्वायरी नहीं कर सकेंगे। ये आप देख लें, जो कहा जा रहा है कि जी स्टेट बैंक जैसे नाम से स्टेट है, तो ये स्टेट विद इन स्टेट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है। और इस वक्त ये एक ऐसी अमेंडमेंट है जो मेरा ख्याल है कि हमें किसी सूरत में एक्सेप्टेबल नहीं है। अगला वो कह रहे हैं आल्सो एप्लीकेबल mutatis mutandis to the former governors, directors, डिप्टी गवर्नर्स। लाइन जनाब,
न सिर्फ इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो सकता, जो इससे पहले गवर्नर्स हैं, कुछ डायरेक्टर्स हैं, कुछ डिप्टी गवर्नर्स हैं, और बाकी जो इनके लोग हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनके खिलाफ भी इसी तरह का कोई एक्शन नहीं हो सकता। यानी कि पिछले गवर्नर ने अगर कोई गड़बड़ की है, पिछले डायरेक्टर ने कोई गड़बड़ की है, या किसी और ऑफिसर ने, तो उनके खिलाफ भी किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। और अगर गवर्नमेंट कोई एक्शन लेना चाहती है तो वो अर्ज़ करेगी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के बोर्ड से कि जनाब हम ये इंक्वायरी करना चाहते हैं, अगर इजाज़त हो तो हम ये इंक्वायरी कर लें। तो ओबियसली इसका जवाब यही होगा कि जनाब आपको ये इंक्वायरी करने की इजाज़त नहीं है। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनमी है इसमें, ये एक और जनाब, इसमें इन्होंने कहा जी अपॉइंटमेंट कैसे होगी। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ऑफ द बोर्ड, इस वक्त जो है वो गवर्नमेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स अपॉइंट करती थी, और जो नया लॉ आ रहा है उसमें प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। वो कहते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नमेंट सेक्रेटरी फाइनेंस, नो लॉन्गर एक्स ऑफिशियल मेंबर ऑफ। अब सेक्रेटरी फाइनेंस जो था एक्स ऑफिशियल मेंबर होता था बोर्ड का, सेक्रेटरी फाइनेंस आइंदा इसका मेंबर नहीं रहेगा, और रिकमेंडेशन गवर्नमेंट दे सकेगी, प्रेसिडेंट चाहे तो उसको एक्सेप्ट कर ले, चाहे तो ना एक्सेप्ट करे। ठीक है जी। और एक्सटर्नल मेंबर्स ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में जो एक्सटर्नल मेंबर्स होते थे वो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट या ब्यूरोक्रेट्स होते थे, फेडरल गवर्नमेंट उनको नॉमिनेट करती थी। ठीक है, अब ये ऐसे ही है, को कहते नहीं फेडरल गवर्नमेंट एक्सटर्नल मेंबर अपॉइंट कर सकती है। चलें जनाब, मेहरबानी आपकी। गवर्नर जो है उसकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान करता था। ठीक है, अब उन्होंने कहा जी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन पे इसकी अपॉइंटमेंट करेगा। ठीक है जी, होता पहले भी इसी तरह ही था, इसमें कोई खास चेंज नहीं है। डिप्टी गवर्नर्स जो है उनकी अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट करती थी, और उसमें किसी किस्म का नंबर नहीं था कि कितने डिप्टी गवर्नर्स होंगे। ठीक है, अब वो कहते हैं जी फेडरल गवर्नमेंट फ्रॉम अ पैनल ऑफ 3 रिकमेंडेशन बाय द गवर्नर। अब गवर्नर आपको 3 नाम देगा, उसमें से आपने सेलेक्ट करना है गवर्नमेंट ने। ठीक है, फॉलोइंग कंसल्टेशन विद द फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, जो गवर्नर है वो रिकमेंड करेगा 3 नाम, तो फाइनेंस मिनिस्टर के साथ कंसल्टेशन के साथ जो है वो एक नाम फाइनलाइज हो जाएगा। 3 डिप्टी गवर्नर्स विल बी अपॉइंटेड। अब उन्होंने नंबर फिक्स कर दिया कि 3 डिप्टी गवर्नर होंगे। अच्छा, टर्म्स ऑफ ऑफिस कितना हो गया जी, कोई बंदा अपॉइंट हुआ है। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो हैं, एग्जिस्टिंग ये था कि 3 साल था, और वो री अपॉइंट भी हो सकते थे 3 साल के बाद। प्रपोज ये है कि 5 साल है, और ये 2 दफ़ा हो सकते हैं, यानी 10 साल के लिए भी हो सकते हैं। एक्सटर्नल मेंबर्स ऑफ द जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसमें वो पहले 3 साल था और 2 दफ़ा वो अपॉइंट हो सकते थे, अब 5 साल है तो 2 दफ़ा हो सकते हैं, यानी पहले 6 साल और अब 10 साल। गवर्नर जो 3 साल हैं वो यानी कि एक दफ़ा फिर री अपॉइंट हो सकता है, तो 6 साल के लिए था एग्जिस्टिंग जो पॉलिसी हमारी है। प्रपोज ये है कि 5 साल और 5 साल के लिए एक्सटेंड हो सकता है, तो यानी 10 साल। डिप्टी गवर्नर का भी इसी तरह उन्होंने 5 साल के लिए था, डिप्टी गवर्नर 5 साल के लिए अपॉइंट होते थे और कई दफ़ा आ सकते थे। अब जो नई पॉलिसी है, नया लॉ है, उसके मुताबिक 5 साल और 2 दफ़ा हो सकते हैं। उसके बाद नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ऑफ द बोर्ड जो हैं वो उनकी रिमूवल, अब रिमूवल जो है वो बोर्ड रिमूव कर सकता था, मिसकंडक्ट अगर हो जाए, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट अगर करें, कोई ऐसा कोई काम करें जिससे वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होती हो, या मिसकंडक्ट करते हैं, अगर कोई गलती करते हैं, कोई ऐसा काम करते हैं, तो वो बोर्ड उसको रिमूव कर सकता था। अब उन्होंने जो कहा है वो कहते प्रेसिडेंट जो है वो फॉर सेवरल मिसकंडक्ट एज डिटर्मिन्ड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, उन्होंने कहा जी प्रेसिडेंट इसको रिमूव कर सकता है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को, और जो कैसे जैसे कोर्ट ऑफ लॉ कहेगा। एक्सटर्नल मेंबर्स ऑफ एमपीसी जो हैं उसमें बोर्ड करता था फॉर मिसकंडक्ट, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अब गवर्नमेंट करेगी, और फॉर सीरियस मिसकंडक्ट एज डिटर्मिन्ड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, अगर कोई सीरियस मिसकंडक्ट है तो गवर्नमेंट इसको रिमूव कर सकती है। गवर्नर, एग्जिस्टिंग लॉ में प्रेसिडेंट, अगर कोई मिसकंडक्ट या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता तो प्रेसिडेंट उसको, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उसको हटा सकता था।
अब उन्होंने कहा जी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ऑन सीरियस मिसकंडक्ट, अब उन्होंने जो कंडक्ट है उसको सीरियस मिसकंडक्ट में कर दिया कि अगर बहुत ही कोई बड़ा किस्म का मिसकंडक्ट करता है और कानून कहता है या कोई अदालत कहती है तो तब उसको प्रेसिडेंट रिमूव कर सकेगा। डिप्टी गवर्नर्स के लिए कोई पहले प्रोविजन नहीं थी, अब उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। फेडरल गवर्नमेंट इसको कर सकती है अगर सीरियस मिसकंडक्ट है जो किसी कानूनी या किसी अदालत ने फैसला किया है, और उसमें उन्होंने साथ ये कर दिया है ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर विद द अप्रूवल ऑफ द बोर्ड। तो गवर्नर की अप्रूवल ज़रूरी है इसमें, और वो अप्रूवल बोर्ड देगा तो फिर प्रेसिडेंट के पास ही पावर आएगी। ठीक है जी। अब हम एग्जीक्यूटिव कमेटी की बात करते हैं। एग्जीक्यूटिव कमेटी टू मेक पॉलिसी डिसीजंस रिलेटेड टू बैंक कोर फंक्शंस एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मैनेजमेंट मैटर्स। तो एग्जीक्यूटिव कमेटी जो होती है वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस करती है, मैनेजमेंट मैटर्स को देखती है, और इसमें गवर्नर, डिप्टी गवर्नर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एंड अदर ऑफिसर्स होते हैं मेंबर इसके, और ओनली गवर्नर एंड डिप्टी गवर्नर हैव राइट टू वोट। इसमें डिप्टी गवर्नर या गवर्नर जो है वो सिर्फ वोट दे सकते हैं, बाकी लोग मेंबर तो होते हैं लेकिन वोट नहीं कर सकते। ठीक है। अब एक्सटर्नल ऑडिट की प्रोविजंस को देख लेते हैं जी। बोर्ड इससे पहले अपॉइंट करता था ऑडिटर्स को, और अब ये कह रहे हैं जी कंप्रीहेंसिव प्रोविजंस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर बाय द ऑडिट कमेटी एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब ऑडिट कमेटी करेगी, और ऑडिट कमेटी जो है वो ठीक है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जब से रूल्स आए हैं ऑडिट कमेटी इसमें अपना रोल प्ले करती है। उसके बाद ऑडिट कमेटी एंड चीफ इंटरनल ऑडिटर कह रहे हैं जी एग्जिस्टिंग, क्योंकि ऑडिट कमेटी का कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा सा न्यू है, जब से ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लॉज आए हैं उसके बाद से ये इम्पोर्टेंट हुआ है। तो अब उन्होंने ये चेंज किया कि ऑडिट कमेटी कंप्राइजिंग 3 और more non-executive board members to be constituted by the board, responsibility, duties and terms of the reference to be defined by the board to include some mandatory functions। तो उन्होंने कहा जी कि एक ऑडिट कमेटी बनेगी जो नॉन एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर्स होंगे वो होंगे इसमें, और उसके फंक्शन एंड ड्यूटीज़ जो हैं वो हम बाद में डिफाइन करेंगे। चीफ इंटरनल ऑडिटर बोर्ड अपॉइंट करेगा, वो एम्प्लॉई होगा स्टेट बैंक का, और ऑडिट कमेटी इसको रिकमेंड करेगी। अब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, वो कह रहे हैं जी एग्जिस्टिंग जो लॉ है उसमें बड़ा ब्रीफ है और बोर्ड मेंबर्स के लिए सिर्फ है। अब जो प्रपोज कर रहे हैं उसमें ये है कि कंप्रीहेंसिव उन्होंने पॉलिसी बनाई है, कोड ऑफ कंडक्ट बनाया है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के लिए, और उसमें गवर्नर, डिप्टी गवर्नर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, एक्सटर्नल मेंबर्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, ये सारे कवर किए हैं उन्होंने। और उसमें स्पेशली ये है कि नो पर्सन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 10A ऑफ द एक्ट shall act as representative of any commercial, financial, agricultural, industrial or other interest, or receive or accept directions thereof in respect of duties to be performed under this act. Every such person shall fully and promptly disclose to the board any interest, whether personal, commercial, financial, agricultural, industrial or other, which he or any dependent member of his family may directly or indirectly hold or to be connected with, and which becomes the subject of consideration by the board, and shall rescue themselves from any board deliberations and voting related to। यानी कि वो अगर किसी ऐसे उसका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, फॉर एग्जांपल उसका अपना अगर एग्रीकल्चर का बिजनेस है तो वो एग्रीकल्चर कमेटी में नहीं होगा और वो एग्रीकल्चर रिलेटेड डिसीजंस में अपने आप को इलेक्ट करेगा। उसके बाद अकाउंटेबिलिटी टू द पार्लियामेंट है जी। द बोर्ड शैल सबमिट अ क्वार्टरली रिपोर्ट टू मजलिस शूरा ऑन स्टेट ऑफ द इकॉनमी। तो एग्जिस्टिंग ये है कि जी क्वार्टरली एक रिपोर्ट मजलिस शूरा या पार्लियामेंट को भेजता है। प्रपोज कहते हैं कि गवर्नर पहले बोर्ड सबमिट करता था, अब गवर्नर सबमिट करेगा एनुअल रिपोर्ट बिफोर द पार्लियामेंट रिगार्डिंग द अचीवमेंट ऑफ द बैंक्स ऑब्जेक्टिव्स, कंडक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, स्टेट ऑफ द इकॉनमी एंड फाइनेंशियल सिस्टम। तो जी आप इन्फॉर्म करेंगे गवर्नर साहब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को या पार्लियामेंट को कि जी हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हमने हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कैसी रही, इकॉनमी कैसी चल रही है और हमारा सिस्टम कैसा है। दी पार्लियामेंट में रिक्वायर एनी सीनियर ऑफिशियल्स टू अटेंड
एट सेट एडिशनल टाइम्स एज मे बी रिक्वायर्ड। उन्होंने कहा जी कि पार्लियामेंट अगर चाहे तो किसी सीनियर ऑफिशियल्स को कह सकती है कि वो अटेंड करे जितनी दफ़ा चाहें, जिस तरह रिक्वायर्ड है, जितना भी रिक्वायर्ड है। और बैंक शेल नॉट लेस दैन ट्वाइस अ ईयर पब्लिश एंड सबमिट टू द पार्लियामेंट एंड मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस स्टेट ऑफ द इकॉनमी रिपोर्ट। तो जी साल में कम से कम 2 दफ़ा जो है वो स्टेट ऑफ इकॉनमी कैसे परफॉर्म कर रही है उसकी एक रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को या पार्लियामेंट को सबमिट करेगा। तो ये थी जी अमेंडमेंट्स। आई होप कि आपको पूरी जो नया लॉ है उसके बारे में अंदाज़ा हो गया होगा, इसके क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, स्पेशली जो ऑटोनॉमी दी जा रही है और उसको जो हमारी लीगल फ्रेमवर्क से और जो हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है इसके फ्रेमवर्क से निकाला जा रहा है, ये है। और उसके बाद ये है कि जी वो जो ऑटोनॉमी उनको दी जा रही है कि वो अपनी प्रॉफिट्स का क्या यूटिलाइजेशन करेंगे, अपने रिजर्व्स को कहाँ कहाँ यूटिलाइज करेंगे, ये गवर्नमेंट के पास अब पावर नहीं रही, ये पावर अब स्टेट बैंक के गवर्नर या उसके बोर्ड के पास होगी। तो ये मेन पॉइंट्स हैं जो मैं समझता हूँ कि बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। तो अब इसके साथ ही इजाज़त दीजिएगा, हाजिर होता हूँ एक नई वीडियो।